हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपने सेल इससे पहले शुरुआत हमने लास्ट क्लास में करी थी। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और उसमें हमने पढ़ा था कि वेरियस देयर आर 3 कंडीशंस फॉर अ सेल टू बीइंग अ ट्रू सेल। एक सेल को ट्रू सेल होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी वो 3 कंडीशंस हैं? पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए, दूसरी सेल ऑर्गेनल्स होनी चाहिए और तीसरा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स में हमने पढ़ा था व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सेल व्हिच परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन इज सेड टू बी अ सेल ऑर्गेनल। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया 2 सेल ऑर्गेनल्स पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज द, आप अगर चाहें तो नोट साथ साथ बना सकते हैं, लिख सकते हैं। न्यूक्लियस सबसे पहले जो डिस्कवर करा था वो करा था, सभी बच्चे जानते हैं आप, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर करा सबसे पहले न्यूक्लियस इन 1831। ईयर भी पूछा सकता है किस ईयर में करा। रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यहां पर जब न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ तो ये देखा गया न्यूक्लियस सबसे पहले आसानी से डिस्कवर इसलिए हो गया बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर, यूकारियोटिक सेल के अंदर ये सबसे बड़ी सेल ऑर्गेनल है। लिख सकते हैं आप, ये पूछा था विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। प्लांट्स के अंदर ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इसलिए नहीं है क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको फूड स्टोर करना होता है और फूड स्टोरेज सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल। आप आगे पढ़ेंगे। वैक्यूल बड़ी होने की वजह से, बड़ी सेल जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा सेल का, वैक्यूल बड़ी होती चली जाएगी और न्यूक्लियस साइड में हो जाता है। तो प्लांट्स के अंदर न्यूक्लियस बड़ी सेल ऑर्गेनल नहीं है, सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन द एनिमल सेल, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। कैसी सेल ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। इसकी 2 मेम्ब्रेन होती हैं और इसके दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। अच्छा, ये जो हमारा पूरा बोर्ड है, हम इसको मान लेते हैं, पूरे बोर्ड को हम मान लेते हैं सेल। और सेल के अंदर ये बड़ी सी सेल ऑर्गेनल आपको दिख रही है न्यूक्लियस। जो सेल के अंदर सब्सटेंस, लाइफ गिविंग सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? आपने सुना होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म और एक होता है प्रोटोप्लास्ट। इज देयर एनी डिफरेंस और बोथ आर द सेम टर्म्स? A little bit difference in between them. What is this? What is the difference between protoplasm and protoplast? Protoplasm, whatever the substance present inside the cell is said to be protoplasm. जो कुछ भी substance सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और अगर प्रोटोप्लाज्म यानी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड कर लिया जाए देन इट इज सेड टू बी प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। यहां पर ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस पूरे प्रोटोप्लाज्म को, यानी सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसको मान लेते हैं ये पूरी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटोप्लाज्म है। वो प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, इस प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और वो प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, द मटेरियल, द प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज सेड टू बी न्यूक्लियोप्लाज्म। और यू कैन राइट द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म, अब सुनिए, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो न्यूक्लियस से बाहर जाना पड़ता है सब्सटेंसेस को और बाहर से अंदर आना पड़ता है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से कैसे एंटर करेंगे, कैसे अंदर बाहर एक्सचेंज होंगे? तो यहां पर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोपोर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? What are nucleopores? Nucleopores are the minute pores present in the membrane of nuclear
membrane, or you can say nucleopores are the minute pores which are present in the nuclear envelope for the exchange between the nucleoplasm and cytoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज होने के लिए मदद करते हैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसको हम बेसिकली 2 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए एक बार। Nucleus is divided into 2 regions. Number 1, nucleolus and region of क्रोमेटिन फाइबर्स। रीजन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। अच्छा, न्यूक्लियस जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, कितने टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, या नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना कैसा होता है, या न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो न्यूक्लियोलस एंड रीजन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो यहां पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और दूसरा होता है रीजन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, जहां पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दोनों का क्या फंक्शन है और क्या रोल है? देखिए, न्यूक्लियोलस देखिए, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियोलस, ये 2 टर्म है। न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल है और न्यूक्लियोलस इसके अंदर प्रेजेंट एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है और न्यूक्लियोलस एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस इज अ रीजन विच इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। ये पूछा जाता है, मैं इसको रब कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा। 2 स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। दिस स्ट्रक्चर इज रिच इन what? This structure is rich in RNA and प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर आरएनए और प्रोटीन में बहुत ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है। एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। एक राइबोसोम आपने सेल ऑर्गेन में पढ़ी होगी, राइबोसोम की फॉर्मेशन में मदद करता है। राइबोसोम्स, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में मदद करता है, इसलिए इसको राइबोसोमल फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोला जाता है इसको, राइबोसोमल फैक्ट्री न्यूक्लियस को। दूसरा जो स्ट्रक्चर है ये है रीजन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स यानी यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर ये तो समझ में आया आपको? मैं इसको रब करता हूं यहां तक। क्रोमोसोम्स, व्हाई क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को क्रोमोसोम क्यों कहा गया? क्रोमोसोम 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। 2 इसके नेम है, 2 पार्ट। क्रोमा मीन्स कलर एंड सोमास इट इज अ ग्रीक टर्म विच इज नोन एज बॉडी। आपने सुना होगा प्लास्टिड में कलर्ड प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मीन्स कलर, कलर्ड बॉडी, सोमास मीन्स बॉडी। ये कलर्ड बॉडी। क्या क्रोमोसोम्स कलरफुल होते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर इनका नाम क्रोमोसोम क्यों पड़ा? क्योंकि जब सेल को स्टडी करने के लिए स्टेन कराया जाता है, किसी कलर से रंगा जाता है डाई में। मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल को मैंने एक डाई में डुबोया, डाई में जिससे कलर स्टेन करते हैं, डुबोया, उसको बाहर निकाला, वो एक येलो कलर की डाई में कन्वर्ट हो गया। जब यानी पूरा सेल येलो हो गया। फिर से सुनिए, एक सेल था, उस सेल को मैंने येलो कलर की डाई में डुबोया, बाहर निकाला, पूरा सेल कलर्ड हो गया।
अब जब उसको मैं टैप के नीचे वॉश करूंगा, टैप के नीचे वॉश करूंगा, टंकी से धोऊंगा, तो जब देखा गया तो ये पाया गया कि इसके अंदर पूरे सेल पर से कलर हट गया, सिर्फ क्रोमोसोम्स अलग से दिख रहे थे, क्रोमोसोम्स अलग से दिख रहे थे। इसका मतलब क्रोमोसोम्स के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो परमानेंटली स्टेन, एक बार उसको रंग दिया जाए तो परमानेंटली स्टेन हो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? क्रोमोसोम बहुत फाइन होते हैं, उनको आसानी से देखा नहीं जा सकता, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकते कि क्रोमोसोम को निकाल के कलर कर ले, पूरे सेल को कलर करा, फिर पूरे सेल को वॉश कर दिया, पूरे सेल को वॉश करने के बाद वहां पर से कलर छूटा। ऐसे मान लीजिए जैसे आप होली पर पूरे चेहरे पर आपके कलर लगा दिया गया, कलर लगा दिया गया, फिर जब आप नहाए तो पूरे चेहरे पर से कलर छूट जाए, नोज पर से कलर ना छूटे। तो नोज कलर्ड नहीं होती, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से कि यहां से कलर नहीं छूट रहा, इसलिए उसका नाम परमानेंट रख दिया कलर्ड ऑर्गन। तो नोज कलर्ड तो होती नहीं है, लेकिन कलर्ड क्यों होती है? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो कलर्ड है, इसलिए ये परमानेंट कलरफुल स्टेनिंग शो करते हैं, इसलिए हमने इसको बोला क्रोमाजोम। ये तो रही इसके नेम की बात कि क्रोमोजोम को क्रोमोजोम क्यों बोलते हैं। दूसरी बात, क्रोमोजोम किससे मिलके बने होते हैं, क्या इनका रोल रहता है, और न्यूक्लियस में क्या क्या काम करते हैं। देखिए, तो आप समझ गए ये क्रोमोजोम्स मींस कलर्ड बॉडी। अब क्रोमोजोम्स में क्या क्या चीजें होती हैं, किससे मिलके बनता है? क्रोमोजोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड की तरह होते हैं। किससे मिलके बनते हैं? ये दो चीजों से मिलके बनते हैं, प्रोटीन से और डीएनए से। प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन क्या होता है और डीएनए क्या होता है? भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। डीएनए क्या है? ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कब बने? जब दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलकर बने। अब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? प्रोटीन और डीएनए दोनों ही पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पॉलीमर्स। व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स। पॉली मीन्स मैनी, मेरोस मीन्स यूनिट, रिपीटेटिव यूनिट, जो बार बार रिपीट करके बनती हैं। जैसे मोतियों की माला एक मोती का पॉलीमर है, पर्ल का पॉलीमर है। तो पॉलीमर्स मैनी रिपीटेटिव यूनिट्स। अब ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन किसका पॉलीमर है? प्रोटीन भी पॉलीमर है और डीएनए भी पॉलीमर है। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? आप जानते हैं, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की चेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, टोटल कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं? टोटल होते हैं अमीनो एसिड्स 20 टाइप्स के। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर। और जो आगे पीछे जुड़कर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं बताइए? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर देयर? 20 टाइप के अमीनो एसिड से कितने टाइप की प्रोटीन बन सकती हैं? 20 तरह के प्रोटीन से इनफाइनाइट टाइप की प्रोटीन्स बन सकती हैं। अब मैं आपसे पूछूं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। 26 अल्फाबेट से कितने टाइप के सेंटेंस लिखे जा सकते हैं? इनफाइनाइट सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। इसी तरीके से 20 अमीनो एसिड से कितने प्रोटीन बनाए जा सकते हैं? 20 अमीनो एसिड से इनफाइनाइट टाइप के प्रोटीन्स बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं डीएनए की। प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर, और डीएनए किसका पॉलीमर होता है? डीएनए इज अ पॉलीमर। डीएनए किस चीज का पॉलीमर होता है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो इट इज, वी कैन राइट पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या है डीएनए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड तब समझ में आएगा जब आपको न्यूक्लियोटाइड समझ में आए। न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है? न्यूक्लियोटाइड होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब ये न्यूक्लियोसाइड क्या चीज होती है? न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर जानते हैं आप? देखिए, इसको समझते हैं हम। पेंटोज शुगर क्या चीज होती है? शुगर क्या चीज होती है? शुगर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को हम सिंबलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। कार्बो एंड हाइड्रेट।
कार्बो कितनी बार, एक बार, CN, हाइड्रेट कितनी बार, एक बार, हाइड्रेट माने वाटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले को, n का मल्टीप्लाई में अगर अंदर कर लूं CnH2nOn, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये समझ में आ रहा है आपको? कार्बोहाइड्रेट CnH2nOn, अगर मैं n की वैल्यू रखता हूं 6, देन C6N2n H12O6, कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो गया, ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 6 शुगर है, 6 कार्बन है सॉरी, तो ये कहलाएगा हेक्सो शुगर। कौन सी शुगर कहलाएगी? हेक्सो शुगर। इस हेक्सो शुगर का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आप देख रहे हैं। अगर यहां पर मैं लिख देता हूं C5H10O5, तो ये इसमें कितनी शुगर है? 5 शुगर है, तो 5 कार्बन है, तो इसमें इसको हम बोलेंगे पेंटोज शुगर। नंबर ऑफ कार्बन डिपेंडेंट। पेंटोज शुगर क्या नाम है? राइबोज। तो कौन सी पेंटोज शुगर होती है डीएनए के अंदर? राइबोज। राइबोज आपने सुना होगा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज शुगर में अगर हम एक ऑक्सीजन हटा दें, O5 है, अगर मैं इसको कर दूं तो ये कितनी कार्बन, अब ये हेक्सोस कहलाएगा या पेंटोस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा पेंटोस, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन तो 5 ही है इसमें, ऑक्सीजन ही तो कम हुए, तो ये कहलाएगा डी। अगर ऑक्सीजन निकल जाती है तो हम बोलते हैं डीऑक्सी, अगर पानी निकल जाए, वाटर रिलीज हो जाए, तो हम बोलेंगे डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, लूज मोशन हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है, तो हम बोलते हैं, नहीं बोलते, डिहाइड्रेशन। इसी तरीके से यहां पर हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो है 5 कार्बन की है, डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो ये पेंटोज शुगर समझ में आया आप लोगों को? आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। This is pentose sugar. What about nitrogen base? Nitrogen base are of two types. What are they? Purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines. Purine किसे बोलते हैं और pyrimidine किसे बोलते हैं? Purine and pyrimidine. These both are the nitrogenous compounds which forms the basic unit of DNA, जो DNA की basic unit form करती हैं। Purine डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं, pyrimidine सिंगल रिंग कंपाउंड्स होते हैं। Purines are of two types, adenine and guanine, and pyrimidine cytosine and thymine. Adenine and guanine, and this is cytosine and thymine. ये समझ में आया बेटा आपको? ये क्या है? नाइट्रोजन बेसेस। ये नाइट्रोजन बेसेस है। अब सुनिए, यहां पर ये जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेसिक कंपाउंड जो हैं, ये अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जी से, इसको मैं करता हूं सी से, और इसको मैं करता हूं टी से। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, पहले हम एक एक करके समझते हैं। एडेनिन, एडेनिन क्या है? प्यूरिन। प्यूरिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस। यानी एडेनिन क्या है बेटा? इधर ध्यान से देखिए, व्हाट इज एडेनिन? एडेनिन इज अ नाइट्रोजन बेस। एडेनिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस में अगर पेंटोज शुगर ऐड करें, यहां पर मैं ऐड करता हूं यहां पर अगर मैं ऐड करता हूं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस तो ये हो गया एडेनिन, इसमें मैंने शुगर ऐड करा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को ऐड करने के बाद ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के लास्ट में आता है ओसिन। जैसे ये है एडेनिन और पेंटोज शुगर जोड़ा तो ये हो गया एडिनोसिन। क्या हो गया बेटा? एडिनोसिन। लास्ट में आएगा ओसिन। जैसे कोई भी एंजाइम होगा, एंजाइम के लास्ट में आता है एज, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, ये सब क्या है? एंजाइम। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसके लास्ट में आएगा, शुगर के लास्ट में आएगा ओज, जैसे ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर द
शुगर्स कौन, तो ये एडिनोसिन, ये क्या हो गया बेटा, एडिनोसिन। अब इस नाइट्रोजन बेस में ये न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ये जुड़ गया एक फॉस्फेट ग्रुप, पी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फॉस्फेट ग्रुप से, ये जुड़ गया एक फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन, अब ये बन गया एडिनोसिन, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो ये बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या चीज हो गई, एक न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया, ये न्यूक्लियोटाइड। अब एक फॉस्फेट जुड़ा तब भी न्यूक्लियोटाइड, दो फॉस्फेट जुड़े तब भी न्यूक्लियोटाइड, तीन फॉस्फेट जुड़े तब भी न्यूक्लियोटाइड। एक मर्डर करा तब भी फांसी, दो मर्डर करे तब भी फांसी, तीन मर्डर करे तब भी फांसी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, अभी भी ये है न्यूक्लियोटाइड। तो आज आपको दिव्य दर्शन हुए किसके, एटीपी के। आपने अभी तक सुना होगा एटीपी होता है, एटीपी होता है, एटीपी होता है। पूछा जाता है कि एटीपी क्या होता है, तो बच्चा पहले तो बताता है फुल फॉर्म कि एटीपी सर, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कि हाँ बेटा ये तो ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, तब वो बोलते हैं इसका दूसरा नाम बता देते हैं, ये बोलते हैं सर एटीपी होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एनर्जी करेंसी क्या चीज होगी, एनर्जी करेंसी हम कैसे बोलेंगे, एनर्जी करेंसी का मतलब क्या है, जो एनर्जी को स्टोर करती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि साहब एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन होता क्या है, केमिकली इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये बात समझ में आई आप सब बच्चों को, कहीं किसी बात में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सुनिएगा, यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड है, सॉरी, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो मैं यहां पर डीएनए को आपको बनाकर दिखाता हूं। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसको और थोड़ा सा हम साइड में बनाते हैं। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमिन, ये हो गया। इसमें अगर हम शुगर ऐड करें, पेंटोस शुगर, और ये हो गया फॉस्फेट, लास्ट में जुड़ा फॉस्फेट। देखिए ये क्या चीज हुई, ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, और ये इसकी जो चेन बनी ये हो गई पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या हुई ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें कोई प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बताइए इस बात में कोई प्रॉब्लम हो तो, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या ये डीएनए है, हमने यहां पे लिखा है डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्या ये डीएनए है, बिल्कुल नहीं। डीएनए क्यों नहीं है, बिकॉज डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डू यू नो डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड मींस कि दो स्टैंड, जैसे एक सीढ़ी होती है, लेडर होती है, लेडर पर ये पैर रखकर चढ़ने का ऐसे लगे होते हैं स्टेप्स, लेडर, ये इसका एक स्टैंड ये है बी और ए है, और दूसरा स्टैंड बी है, तो ये दो स्टैंड हो गए। तो डीएनए का ये बना एक स्टैंड, डीएनए से डबल स्टैंडर्ड, जैसे ये सीडी दो स्टैंडर्ड वाली होती है, लेडर दो स्टैंडर्ड वाली होती है, ऐसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड, यानी इसका दूसरा स्टैंड भी होता है। दूसरा स्टैंड कौन सा, इसके सामने यहां पर हम बना देते हैं एक और स्टैंड। देखिए यहां पर हमने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया ए जी सी, लेकिन यहां पर अगर ए है तो यहां पर आएगा टी, मींस प्यूरिन जो है वो कंबाइन करेगा पायरिमिडीन से। अगर यहां पर जी है तो यहां पर आएगा सी, सी फॉर साइटोसिन, सी है तो जी, टी है तो ए, टी है तो ए, सी है तो जी, सी है तो जी, ए है तो टी, टी है तो ए। और यहां पर ये जुड़ा पेंटो शुगर, सब में क्या प्रेजेंट है बेटा, पेंटो शुगर।
और पेंटोस शुगर के बाद दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। and again this is a polynucleotide। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये हो गई। अब ये आपस में यहां पर ये जुड़े रहते हैं ए और टी। देखिए मैंने आपको बताया था एडेनिन जुड़ेगा हमेशा थायमिन के साथ, प्यूरिन जुड़ेगा पायरिमिडीन के साथ। तो एडेनिन जुड़ेगा थायमिन के साथ और साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन के साथ। ए और सी और जी। एडेनिन और थायमिन में हमेशा डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, आई थी चली गई, आई थी चली गई। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एडेनिन थायमिन एंड साइटोसिन ग्वानिन, यहां पर ये जुड़ा रहेगा ट्रिपल बॉन्ड से। यहां पर ए और सी है, ए और टी डबल बॉन्ड, सी और जी ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ये डबल स्टैंड बने, एक स्टैंड ये और एक स्टैंड ये सीधी। ये बात समझ में आई। अब ये क्या बना, ये क्या बना, डीएनए। नहीं, डीएनए भी अभी भी एक कंप्लीट डीएनए नहीं बना। क्या होगा, ये जो डीएनए है, मान लीजिए सीडी है, ये सीडी दिख रही है। अब इस सीडी को देखो आप, ये सीडी आप मन की आंखों से देखो, दिख रही है सीडी। इसको हम ट्विस्ट कर दें, क्या कर दें, ट्विस्ट कर दें। तो अब जो स्ट्रक्चर बना है ट्विस्टेड लेडर का, ऐसा होता है डीएनए। ये मैं आपको एक वीडियो के थ्रू समझाऊंगा अभी कि कैसे, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा साथ में कि कैसे डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आपने बुक्स में देखा होगा ये स्ट्रक्चर बना हुआ। ये डीएनए का स्ट्रक्चर। तो एक ये जो घूमा हुआ होता है ये एक हेलिक्स कहलाता है। डीएनए का एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या कहलाता है, वन हेलिक्स। बेटा बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसको रब कर सकता हूं, किसी भी तरह कोई दिक्कत हो तो? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए और डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है बेटा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ये दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर फॉर्म होता है। डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर क्लासेस में, कि आगे मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे जीन्स कंट्रोल करते हैं सेल की एक्टिविटीज को। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये मैंने आपको बताया डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का और प्रोटीन का। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम मिलकर बना होता है डीएनए से और प्रोटीन से। प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन होती है और डीएनए न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर होता है और नाइट्रोजन बेसेस 4 टाइप्स के होते हैं, ये भी आपको बता दिया। आगे बढ़े, ये अगर ड्रॉ करना चाहें आप तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये रही बात कि न्यूक्लियस के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस। क्रोमोसोम्स क्या काम करते हैं, इसके अंदर इस पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो आगे आप लिख सकते हैं इसमें, द रीजन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स कंट्रोल्स द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। अभी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन क्या होती है आप लिख लीजिए इसको, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन हम बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन अनुवांशिकता यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाने वाली जो इंफॉर्मेशन, एक के जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, देन इट इज सेड टू बी हेरिडिटी एंड और हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो जैसे हम सबकी शक्लें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, क्यों मिलती हैं? क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर आती है। किस फॉर्म में आती है? जीन्स की फॉर्म में। और जीन्स कौन कंट्रोल करता है? डीएनए।
डीएनए कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये बात समझ में आई आपको? तो यहां पर इट स्टोर्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस स्टोर करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, इसलिए न्यूक्लियस को फादर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। देखिए, इट इज दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज आल्सो सेड टू बी फादर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज आल्सो सेड टू बी फादर ऑफ द सेल। फादर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अच्छा, ये बाकी की सारी सेल की एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको और क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर ऑफ द सेल, नोट कर लीजिए इसको। तो जो न्यूक्लियस है, ये तो रही इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपने सुना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियस को बोलते हैं फादर ऑफ द सेल और डायरेक्टर ऑफ द सेल। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किन्हीं सेल्स में न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, किन्हीं सेल्स में न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? कि जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप्ड हो। अगर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है तो उसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल तो है, यानी न्यूक्लियोलस, इनकम्प्लीट न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सारा सब कुछ हो, ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन ना हो, तो क्या वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाएगा? मान लीजिए किचन का सामान कहीं पर रखा हो, पूरा किचन का सामान हो, तो आप खाना तो बना सकते हैं वहां पर, लेकिन क्या ऐसा ग्राउंड में, अगर हम किसी प्लेन ग्राउंड में किचन का सारा सामान रख दें, तो क्या वो किचन बोलेंगे आप उसे? वहां पर खाना तो बन जाएगा, किचन का सारा काम हो जाएगा, लेकिन आप किचन नहीं बोल सकते उसको। इसी तरीके से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर का सारा मटेरियल होता है, तो ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्ट्रक्चर सेल इज सेड टू बी प्रोकार्योटिक सेल। नाम सभी बच्चों ने सुना होगा, प्रोकार्योटिक सेल। प्रो मतलब, प्रो मींस इनकम्प्लीट और प्रिमिटिव, और कारियोस मींस न्यूक्लियस। कारियोस मींस न्यूक्लियस, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस, प्रो मींस इनकम्प्लीट। और अगर न्यूक्लियस कंप्लीट हो तो हम उसको बोलेंगे यूकार्योटिक सेल। क्या बोलेंगे? यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल का मतलब कंप्लीट, यूकार्योटिक सेल का मतलब कंप्लीट सेल, कंप्लीट न्यूक्लियस वाला सेल। तो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक किसके बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। इसी तरीके से न्यूक्लियस में ऑन द कुछ और नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पर ऑर्गन को डिवाइड करते हैं, जैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म और यूनिन्यूक्लिएटेड। जैसे जनरली हमारे सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, मल्टी बाई न्यूक्लिएटेड जैसे आपने सुना होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं। ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये 2 से ज्यादा सेल्स भी पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से न्यूक्लियस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो ये थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मींस अंदर, प्लाज्मिक मींस साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मींस जाल, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक जाली नुमा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर विच इज लाइक नेटवर्क, नेटवर्क की तरह हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेनस है और ये प्रोकार्योट्स के अंदर नहीं पाई जाती। आरबीसी सेल के अंदर, सीव ट्यूब्स के अंदर, एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर और एग के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ओवा के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। दूसरा, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ऑल यूकारियोट्स एक्सेप्ट, कौन से सेल्स होते हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता? तो ह्यूमन आरबीसी में और फीमेल एग में आरबीसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस जब मैंने आपको बताया था, तो न्यूक्लियस में भी आप ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस प्रोकार्योट्स के अंदर तो पाया नहीं जाता, लेकिन कुछ यूकारियोट्स के अंदर, यानी जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया था। प्लांट्स, यूकारियोटिक सेल जो होते हैं प्लांट्स के, उनमें भी जो सीव ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम बात कर रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक मेम्ब्रेन तो अटैच रहती है न्यूक्लियस से और दूसरी मेम्ब्रेन अटैच रहती है प्लाज्म मेम्ब्रेन से। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो, अगर देखिए, जो सब्सटेंसेस न्यूक्लियस के अंदर आने होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलाउ करती हो तो अंदर आ जाते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस के लिए जरूरी होते हैं, न्यूक्लियस तो आने देता है उसको अपने अंदर, लेकिन वो सेल से अंदर एंटर नहीं कर पाते।
अब न्यूक्लियस को जरूरी है लेकिन सेल एंटर नहीं करने दे रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हम फॉरेन से कोई अमेरिका से कोई गैजेट लेकर आए, कोई हम कैमरा लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, लेकिन वो अलीगढ़ आने के लिए, अपनी हमारी सिटी में आने के लिए तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एयरपोर्ट पर जब अमेरिका से हम इंडिया में आ रहे हैं तो बाहर की बाउंड्री पे रोक लिया जाएगा। मींस बाहर तो रोक रहा है उसे, लेकिन अंदर न्यूक्लियस के अंदर नहीं आने दे रहा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है, जिसका एक एंड तो न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है और दूसरा एंड जुड़ा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो डायरेक्टली वो एंटर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और यहां से होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है। उसको साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता ही नहीं है वो। इसलिए हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हाईवे ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईवे ऑफ द हाईवे ऑफ द सेल, हाईवे ऑफ द सेल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये आप इस लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क। आप लिखना चाहें तो लिखिए, मैं बोल देता हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, it is a network like structure which is found inside the cytoplasm of the cell, which is found inside the cytoplasm of the cell। दूसरी बात, जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इट्स, दूसरा पॉइंट लिखिए, इट्स वन एंड अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अनदर एंड अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट एक्ट्स एज द हाईवे ऑफ द सेल। लिखिए बेटा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए यहां पर क्या है, ये स्केलेटन को भी फॉर्म करता है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? एंडोस्केलेटन मींस क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी का एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बनता है? बोन से मिलकर बनता है, हड्डियों से ढांचा मिलकर बनता है। इसी तरीके से जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम होगा, उसी तरीके से हमारी बॉडी की शेप होगी। अगर हमारी हड्डियां छोटी होंगी तो हमारी हाइट कम होगी, हमारी हड्डियां बड़ी होंगी तो हमारी हाइट ज्यादा होगी। इसी तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट करता है किसकी तरह से? ये एक्ट करता है एंडोस्केलेटन की तरह से। अगर ये ज्यादा फैला होगा तो सेल का साइज बड़ा होगा, अगर ये कम फैला होगा तो इसको आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज अ एंडोस्केलेटन फ्रेमवर्क, इट फ्रेम्स एंडोस्केलेटन फ्रेमवर्क। अच्छा, तीसरी बात, आपने देखा होगा कि ये पूरे साइटोप्लाज्म को वेरियस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनल है जो इसको वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है? लिखिए, इट डिवाइड्स cytoplasm into various compartments, it divides cytoplasm into various compartments। ये various compartments में cytoplasm को डिवाइड करती है। इसका एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। कैसे मदद करती है? डिटॉक्सिफिकेशन। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं यहां पर लिख देता हूं। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन क्या चीज होती है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि अगर कोई आपने टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, बाहर आपने अनहाइजेनिक फूड खाया, अनहाइजेनिक फूड का मतलब कोई ऐसा फूड जहां पर प्रॉपर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया, कहीं भी आपने बाहर खुले में कोई मिठाई खा ली या कुछ चाट पकौड़ी खा ली, तो वो ऐसी जगह पर बनाई जा रही है जहां पर की प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में चले जाएंगे। जब बॉडी में चले जाएंगे तो स्टमक में जाएंगे, स्टमक में HCl आपने सुना है, HCl भी उसको डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, वहां पर भी पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, वो भी डिसॉल्व नहीं कर पा रहे। तो सेल्स के अंदर तक अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस पहुंच गया, वो फूड सब्सटेंस के साथ पहुंच गया वो गलती से, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका जो टॉक्सिन्स रिलीज होता है, जो जहर सिक्रीट करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल। ये सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फंक्शन, ये आपने सुना होगा लाइसोसोम होते हैं सेल के अंदर। जो लाइसोसोम होते हैं, ये लाइसोसोम आपने सुना होगा सुसाइडल बैग्स, यानी जो सुसाइड करने के काम में आते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अलग से एक सेल ऑर्गेनेल को। आपने तो सुना ही है, लाइसोसोम का नाम तो सुना ही है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंजाइम्स को, लाइसोसोम के एंजाइम्स को ये फॉर्म करता है। लाइसोसोम को फॉर्म नहीं करता, सिर्फ लाइसोसोम के एंजाइम्स को फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम।
लाइसोसोम के एंजाइम्स में फॉर्म करता है, को फॉर्म करता है। अच्छा, दूसरा आपने सुना होगा मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ये गोनेड से सिक्रीट होते हैं। जैसे टेस्टिस से सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है ओवरी से। लेकिन उन ऑर्गन्स के अंदर, उन ऑर्गन्स के जो सेल हैं, टेस्टिस के सेल्स हैं, भाई आपसे पूछा जाएगा कि टेस्टिस में किस सेल से सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन, आप ये भी बता सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है लेडिक सेल से। कहां से फॉर्म होता है? लेडिक सेल से। लेकिन उन सेल्स के अंदर कौन बनाता है? जी हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स दी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन। ये स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। इनकी फॉर्मेशन कौन करता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रही है बेटा बात? अब यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक काम और करता है। अभी आपने टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप पढ़ेंगे। यहां पर आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। हो गया बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन यहां पर हम टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने से पहले यहां पर एक बात और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। यहां पर ये जो मेम्ब्रेन है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल। सेल की बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, सेल्स की बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए ये जगह प्रोवाइड कराती है। समझ में आई बेटा बात? नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? देखिए इधर मैं लिख देता हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जैसे हाईवे हमने पढ़ा था, हाईवे तो हम इसको बोलते हैं। ये यहां पर राइबोसोम्स अगर अटैच हैं, जैसे एक बहुत बड़ा हाईवे है, उस पर अगर राइबोसोम अटैच हैं तो हम या पत्थर अटैच हैं उस रास्ते पर, तो हम बोलेंगे रफ। अगर कोई कंकड़ पत्थर कुछ नहीं आ रहा है, एकदम स्मूथ है, तो हम बोलेंगे स्मूथ। तो यहाँ पर जहां पर राइबोसोम अटैच हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं है उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस बहुत सिंपल है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शन क्या क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये मेन फंक्शन करता है लिपिड सिंथेसिस का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लीजिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। किसमें मदद करता है? लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। दूसरा, और साथ में किसमें मदद करता है? लिपिड, ये मदद करता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में। किसमें? ये नया टर्म मैंने बोला, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है कि मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन करना। जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, और जितने भी वेरियस मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन्स की सिंथेसिस करने को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन्स का फॉर्म, मेम्ब्रेन मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, बायो मतलब लिविंग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो लिविंग मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन करने को हम बोल रहे हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बेटा बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, ये इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस राइबोसोम अटैच रहते हैं, यहां पर राइबोसोम आकर क्या काम करते हैं? भाई अगर आपसे कोई अटैच है, कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, तो किसी पर्पस से ही तो आ रहा होगा। मान लीजिए आपसे, आपकी कॉलोनी में सब्जी बेचने वाला आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? उसको आपसे काम है, आपको उससे काम है, आप इसीलिए तो उसके पास जा रहे हैं। आप स्कूल जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? स्कूल से आपको काम है, वहां से आपको एजुकेशन लेनी है। कोचिंग आप आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको वहां से एजुकेशन लेनी है। तो यहाँ पर राइबोसोम क्यों आते हैं? किसी पर्पस से तो आते होंगे। राइबोसोम आते हैं यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करने। किस लिए आते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करने। एक्चुअली राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, ग्रेनुलर सेल ऑर्गेनल है, जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। इट इज आल्सो सेड टू बी प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। लेकिन राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए कोई जगह तो चाहिए। कोई भाई, अगर हमारी फैक्ट्री है, मान लीजिए हमारी
ताले बनाने की फैक्ट्री है, लॉक्स का काम है हमारा, तो लॉक्स की फैक्ट्री में चलाता हूँ, तो लॉक्स को उसकी फैक्ट्री को लगाने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए, कोई जगह तो चाहिए। मान लीजिए कोई मकान मालिक है, उसका मकान है, उसकी बिल्डिंग में हमने अपनी फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री मेरी लेकिन बिल्डिंग उसकी, तो उस बिल्डिंग ओनर का काम लॉक फॉर्मेशन नहीं है, वो लॉक बनाना मेरा काम है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कोचिंग चला रहा हूं, तो कोचिंग अगर मेरी रन कर रही है, तो मेरे को जिस बिल्डिंग में रन कर रही है वो बिल्डिंग किसी और की है और कोचिंग मेरी है, तो मेरे को कोचिंग रन करने के लिए कोई बिल्डिंग चाहिए। ऐसे ही प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए राइबोसोम को एक स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए, वो स्पेस कौन प्रोवाइड कराता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है या राइबोसोम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ही करता है, लेकिन उसके लिए जगह कौन प्रोवाइड कराता है बताइए? साइट कौन प्रोवाइड कराता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स साइट फॉर राइबोसोम्स फॉर द synthesis of प्रोटीन। लिख लीजिए बेटा इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट करने के बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने ये पढ़ा कि उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे बढ़ते हुए हम राइबोसोम के साथ ही शुरुआत करते हैं। राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनल है जो कि ग्रेनुलर है। ग्रेनुलर मींस उस पर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। देखिए, इट इज अ ग्रेनुलर सेल बॉडी, सेल ऑर्गेनल। इट इज अ ग्रेनुलर सेल ऑर्गेनल व्हिच डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट, जो अपने ऊपर किसी भी तरीके की सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन कवर नहीं करती। इट इज अ granular body। it is first लिखिए आप इसको, फर्स्ट discovered by जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड ने सबसे पहले डिस्कवर करी थी इन 1955 में। ये जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर करी थी, इसलिए इसको पैलेड पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पैलेड पार्टिकल्स, और हम इसको क्या बोलते हैं? पैलेड पार्टिकल्स। ये इनका मेन फंक्शन, राइबोसोम्स दो टर्म से मिलकर बना है, नाम से हमें पता लग रहा है, राइबो प्लस सोमास। राइबो मैंने आपको बताया था, राइबोस शुगर, पेंटो शुगर होती है, राइबो शुगर। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो एंड हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट CN, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो CnH2n। तो n की जगह n का मल्टीप्लाई में अंदर कर दूं तो CnH2nOn। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अगर मैं n की जगह पर रखता हूं 6 तो C6H12O6। तो ये हो गया हेक्सोज शुगर। कैसी शुगर हो गई? हेक्सोज शुगर। इस हेक्सोज शुगर का नाम क्या है? ग्लूकोज। 6 कार्बन वाली शुगर है, इसका नाम है ग्लूकोज। अगर मैं n के पर रखता हूं 5 तो C5H10O5। 2n के पर मैं वैल्यू रखता हूं C5H10O5। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पेंटो शुगर। इस पेंटो शुगर का नाम क्या है? राइबोज। क्या नाम है? राइबोज। तो इस राइबोज शुगर से मिलकर बनने वाली बॉडी को हम बोल रहे हैं राइबोसोम। क्या बोल रहे हैं बेटा? राइबोसोम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है राइबोसोम का? राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना।
प्रोटीन की सिंथेसिस कहां पर करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ते हैं और वहां पर जाकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इसको आप लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन न्यूक्लियस को बोलते हैं फादर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, प्लास्टिड को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। इसी तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन ऑफ द सेल। राइबोसोम मेनली आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ राइबोसोम। मैं रबिट देख लीजिए आप इसको एक बार। Ribosomes are of two types. देखिए टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। (70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम्स। 70S एंड 80S। अब S मतलब क्या है? यहां पर S से मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग, जिन्होंने ये यूनिट दी थी, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यहां पर क्या मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट से यहां पर मतलब है जैसे आपने एक ग्लास पानी में अगर बालू मिलाई, सैंड मिलाई, तो थोड़ी देर बाद नीचे बैठेगी, उसको नीचे बैठने को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जैसे सेल, ये सबसे छोटी सेल ऑर्गेनल है, बहुत माइन्यूट सेल ऑर्गेनल है, जो कि वेट के बेसिस पर अगर हम इसका सेडिमेंटेशन करें तो जो सबसे नीचे बैठेगी, जल्दी बैठेगी, वो भारी होगी, और जो नीचे देर में नीचे बैठेगी वो हल्की होगी। तो 80S राइबोसोम सेडिमेंटेशन नीचे ज्यादा है और 70S राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कम है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर राइबोसोम को दो बेसिस में डिवाइड करा गया है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम्स ये पूछा जाता है कहां पर पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स फाउंड होते हैं प्रोकार्योट्स में। ये दिस इज फाउंड इन प्रोकार्योट्स और 80S पाए जाते हैं यूकार्योट्स में। अब बात ये कि क्या 70S यूकार्योट्स में नहीं पाए जाते? मैंने ये बात कही कि ये प्रोकार्योट्स में पाए जाते हैं या यूकार्योट्स में पाए जाते हैं। 70S यूकार्योट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन यूकार्योट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आज आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक बैक्टीरिया होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर यूकारियोटिक ऑर्गेनेल्स के जो सेल ऑर्गेनल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, उनके अंदर 70S राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। इनकी भी दो सब यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स जिनसे मिलकर बनते हैं। कौन कौन सी हैं सब यूनिट्स? मैं इसको रब कर रहा हूं। कौन सी हैं सब यूनिट्स? 70S की सब यूनिट्स हैं कौन कौन सी? 30S एंड 50S। 30S एंड 50S। और 80S की सब यूनिट्स होती हैं 40S और 60S। आप बोलेंगे सर 30S और 50S ये दोनों मिलाकर 80S हो रही हैं, ऐसा नहीं होता। ये देखिए, अगर मैं ऐसे दो सर्किल बनाऊं तो यहां पर 20, 10 और 40। अब आप ये देखिए, दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर कितने हुए? 20 और 10, 30 और 40, 30, 70, 20 और 10, 30, 30 और 40, 70। 10 यूनिट जो हैं वो कॉमन है दोनों में, जब जुड़ती हैं तब ऐसे, तो 30S यूनिट और 50S। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें 40S और 60S की, तो यहां पर 30, 10 एंड 50, तो ये दोनों मिलाकर 60 हो रही है और ये दोनों मिलाकर 40 हो रही है। लेकिन इंडिविजुअली हम बात करें तो 40S एंड 60S। तो ये दो जो सब यूनिट्स हैं, ये दोनों सब यूनिट्स फॉर्म करती हैं
80s को, और ये दोनों सब यूनिट्स फॉर्म करती हैं 70s को। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनकी सब यूनिट्स बताइए, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये था राइबोसोम्स, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो हम पढ़ेंगे बेटा, दैट इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को गोल्जी बॉडीज क्यों कहा जाता है? गोल्जी बॉडीज, उनके जो डिस्कवरर थे उन्होंने, गोल्जी बॉडीज होती कैसे हैं स्ट्रक्चर्स, ये जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर नहीं होती हैं, इस तरीके से जो फ्लैट एंड बॉडी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसी तरीके से इसी के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन इसमें और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस ये है, वो कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि ये डिसकंटिन्यूअस स्मॉल अलग अलग सेट के फॉर्म में होते हैं। इनके डिस्कवरर का नाम था कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया कैमिलो गोल्गी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। 1898 में इसको डिस्कवर करा गया, इसलिए इसको गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। ये सभी यूकारियोट्स में पाए जाते हैं, सिर्फ आरबीसी और मेमेलिन आरबीसी, मैच्योर मेमेलिन आरबीसी और स्पर्म सेल्स को छोड़कर ये सभी यूकारियोटिक सेल में पाए जाते हैं। जनरली एक्सेप्शंस हमारे एग्जाम में पूछते हैं कि ये तो प्रोकार्योट में पाए जाते हैं, यूकारियोट में, ये कोई बच्चा बता देगा कि साहब ये गोल्जी बॉडी जो है यूकारियोट्स में पाए जाते हैं, प्रोकार्योट्स में नहीं पाए जाते। लेकिन यूकारियोट्स में कौन से सेल में नहीं पाए जाते? यूकारियोट्स में सब में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते। किसमें नहीं पाए जाते? स्पर्म सेल के अंदर नहीं पाए जाते और आरबीसी के अंदर नहीं पाए जाते। इसके बाद ये आप लिखेंगे नॉट फाउंड इन प्रोकार्योटिक सेल, बैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योटिक सेल होता है उसके अंदर नहीं पाए जाते। प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? डिक्टियोसोम। इन प्लांट सेल इट इज आल्सो नोन एज डिक्टियोसोम। इट इज फॉर्म फ्रॉम स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर ये बने होते हैं। और ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सिस्टर्नी और वेसिकल। सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, और वेसिकल्स राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके दो फेजेस होते हैं, दो शेप में पाए जाते हैं, एक कॉन्वेक्स फेज जिसको हम सिस फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज। और दूसरा कॉनकेव फेज या ट्रांस फेज। यहां पर इसके दोनों फेज के अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये जो सिस फेज होता है, सिस फेज बेसिकली रिसीव करता है, रिसीविंग फेज होता है, रिसीव करने का काम करता है। और कॉनकेव फेज सिक्रीट करता है, यहां से रिलीज करने का काम करता है। ये क्या चीज रिसीव करता है? ये रिसीव करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिक्रीशंस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फॉर्म करता है उसके सिक्रीशंस को रिसीव करता है। और वेसिकल्स यहां से बर्ड ऑफ करता है, रिलीज करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है क्या? लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की फॉर्मेशन करता है। वहां पर एंजाइम्स फॉर्म होते हैं, यहां से मान लीजिए इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से एंजाइम फॉर्म होकर आए, इसने यहां पर एंजाइम्स रिसीव करे और बाहर ये पैकिंग कर उनको बाहर निकालता है। यानी एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की पैकिंग करता है। क्या काम करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लाइसोसोम्स के एंजाइम्स की पैकिंग करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर चिप्स की फॉर्मेशन हो रही, कोई ऐसी फैक्ट्री यहां पर चिप्स बन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि चिप्स की पैकिंग भी वहीं पर हो, कहीं से चिप्स बनकर आ रहे हैं और पैकिंग करने की फैक्ट्री अलग है। तो गोल्जी बॉडी को आप क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फैक्ट्री फॉर द पैकेजिंग ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के एंजाइम्स फॉर्म कहां पर हो रहे हैं? एंजाइम्स फॉर्म हो रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको वहां से रिसीव कर रहा है, किस फॉर्म से? सिस फॉर्म से, और यहां पर लाकर उसको रिलीज कर रहा है, वेसिकल्स के थ्रू रिलीज कर रहा है। तो इसका काम समझ में आया? इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और ये पूरा सारा नोट कर लीजिए। आप करिए, आप नोट करिए प्लीज। अब हम शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को ये पैक करता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने यहां पे लिखा है, इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के एंजाइम्स को पैकेजिंग का, यहां पर आप लिख सकते हैं हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। दूसरा सिक्रेटरी फंक्शन इसका होता ही है, जो ट्रांसफेज है उसका सिक्रेटरी फंक्शन है, सिस फेज का रिसीविंग और ट्रांसफेज का सिक्रेटरी। इट हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। म्यूकस को, एंजाइम्स को और हार्मोन्स को सिक्रीट करने में मदद करता है। थर्ड फंक्शन है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, यानी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जो काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था वही काम ये भी मदद करता है। इट हेल्प्स इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। साथ में सेल वॉल भी यहां पर मदद करता है।
फोर्थ इसका फंक्शन है बेटा, इट हेल्प्स इन द फॉर्मिंग ऑफ एक्रोसोम इन द एनिमल स्पर्म। जो एनिमल स्पर्म होता है, स्पर्म के आप जानते हैं 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो जो हेड होता है जहां से वो एग को पेनिट्रेट करता है, उसकी जो टिप होती है वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब स्पर्म का स्ट्रक्चर बताऊंगा। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि स्पर्म का जो हेड होता है वहां पर एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, उसकी फॉर्मेशन में ये मदद करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग एक्रोसोम इन द एनिमल स्पर्म। नेक्स्ट फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करता है सिंपल शुगर से, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स, जैसे कि सिंपल ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में मदद करता है लिवर सेल्स के अंदर, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। ये सभी जितने भी फंक्शन हैं सभी से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज ध्यान से आप रखिएगा और नोट करिएगा। नेक्स्ट फंक्शन है बेटा, इट हेल्प्स इन वाइटेलोजेनेसिस। वाइटेलोजेनेसिस किसे हम बोलते हैं, जो एग यॉक होता है, यॉक समझते हैं, येलो वाला जो पार्ट होता है, एग में यॉक की फॉर्मेशन को वाइटेलोजेनेसिस कहते हैं। आप चाहें तो आप ब्रैकेट लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यॉक इन एग, एग के अंदर यॉक की फॉर्मेशन करता है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट सेल के अंदर, जैसे कि हमने लिखा प्लांट सेल के अंदर गोल्गी बॉडी को हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, ये प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन में भी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन द प्लांट सेल। कैसे मदद करता है प्लांट सेल के अंदर, ये गोल्गी बॉडी बीच में इकट्ठी हो जाती हैं और एक वॉल बना लेती हैं, सेल वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बीच में से सेल को डिवाइड कर देते हैं, वॉल को रिजिड होने के बाद, और 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं और यहां पर एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। इस तरीके से प्लांट सेल के अंदर सेल के डिवीजन में भी मदद करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ नए पॉइंट्स आपको जरूर मिले होंगे और यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसको करने की कोशिश करिए। तब तक आप इसको नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगली नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म की तरफ हम बढ़ते हैं प्लीज।